हेलो एंड वेलकम टू प्रोजेक्ट्स विला। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एनसीसी के बारे में कि आप एनसीसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको एनसीसी की पूरी नॉलेज दूंगी मैं आज कि एनसीसी में किस किस तरीके की यूनिफॉर्म्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, कौन सी विंग में क्या क्या होता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप किस विंग में एडमिशन लें कि आप तीनों स्ट्रीम्स में उसका फ़ायदा उठा सकें। मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ये नहीं पता होता कि हम किस विंग में एडमिशन लेके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एनसीसी सर्टिफिकेट का फ़ायदा ले सकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन वो ये है कि आप किस विंग में एडमिशन लें कि आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिले और आप तीनों फील्ड्स में अप्लाई कर सकें। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जिन स्टूडेंट्स के पास आर्मी विंग से सर्टिफिकेट होता है वो नेवीज़ वगैरह में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लाइक कि ये हमारे अंदर एक्चुअली ये कोई क्लियर नहीं करता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज मैं उस चीज़ को भी क्लियर करूँगी। एट द एंड आपको मैं वो भी बताऊँगी कि आप किस विंग में एडमिशन लें जिससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स इज़ द यूथ विंग। अब यहाँ पे यूथ विंग क्यों लिखा है? क्योंकि ये कॉलेज स्टूडेंट्स और जो कि फर्स्ट ईयर जो कि ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं और स्कूल स्टूडेंट्स जो कि आप ले सकते हैं 8th और 9th में आप एनसीसी ले सकते हैं एट स्कूल लेवल। और अगर आपको कॉलेज में एनसीसी लेनी है तो आप ग्रेजुएशन लेवल पे ही ले सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एनसीसी को नहीं ले सकते। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, जो एनसीसी है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, अवेलेबल फॉर स्कूल स्टूडेंट्स एंड कॉलेज स्टूडेंट ऑन वॉलेंट्री बेसिस। वॉलेंट्री बेसिस का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो इट्स टोटली अपॉन यू। ठीक है, अगर लेना है तो लो, नहीं लेना है तो इट्स टोटली अपॉन यू कि आप लो या ना लो। ठीक है, एज वी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ एनसीसी। एनसीसी एक ऐसा मतलब आपको एक प्राउड फीलिंग होती है एनसीसी लेने के बाद। आपको एक आप कह सकते हो कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मिलता है, एज लाइक मिलिट्री ट्रेनिंग का एनवायरनमेंट मिलता है। आपको स्मॉल आर्म्स के साथ भी ट्रेनिंग कराई जाती है, ड्रिल्स भी कराई जाती हैं। आप 15 अगस्त में जो परेड्स होती हैं, 26 जनवरी पे जो परेड्स होती हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थ्रू एनसीसी यू विल गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बाय द ऑर्गेनाइज्ड एनसीसी कैंप्स। ओके, आपको कैंप्स लगाए जाते हैं आपके, ताकि आपका एक्सपोजर हो, आप नई नई चीज़ों को जानो, नई नई चीज़ों को सीखो, देखो। तो आपका जो एक एक्सपोजर होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, आप में एक लीडरशिप डेवलप करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और स्पेशली ऐसा कोई डिफ़िकल्ट कैंप्स नहीं होते हैं, बहुत ही ईजी गोइंग कैंप्स होते हैं, बहुत ही सभी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। सो नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ एनसीसी कि एनसीसी को लाया क्यों गया है एग्जिस्टेंस में। ठीक है, अब एनसीसी को एग्जिस्टेंस में क्यों लाया गया है? एनसीसी को यंगस्टर्स में, जो यूथ है हमारे इंडिया का, उन्हें एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है। उसका एम क्या है कि ऐसा प्लेटफॉर्म देना है यूथ को, ताकि इफ़ वी गेट एनी इमरजेंसी, अगर हमें किसी भी तरीके की इमरजेंसी फील हुई या नेशंस को अगर आप यूथ की ज़रूरत हो, तो वो ऑलरेडी वेल ट्रेंड हों एक तरीके से, जिससे कि अगर हमें किसी भी तरीके की इमरजेंसी का सामना करना पड़ा या किसी भी मिलिट्री इमरजेंसी का सामना करना पड़ा, तो वो डायरेक्टली यूथ ऑलरेडी उन्हें ऐसे इस तरीके से प्रिपेयर्ड किया जाएगा कि वो डायरेक्टली जाके ज्वाइनिंग ले सकें। जब बात आती है कि एनसीसी को एग्जिस्टेंस में लाया ही क्यों गया, तो एनसीसी है वो 1948 में एग्जिस्टेंस में लाई गई, नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 के तहत। ठीक है, और ये क्यों क्रिएट की गई थी? क्रिएटेड अंडर द डिफेंस एक्ट 1917। ठीक है, विद द पर्पस टू मेक अप द शॉर्टेज इन द आर्मी। अगर आर्मी में किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो या फिर शॉर्टेज हो जाए, शॉर्टेज कब होगी? जब कोई इमरजेंसी हो जाएगी या वार हो जाएगा, तो वो शॉर्टेज होने के चांसेस हैं। इसलिए एनसीसी को एग्जिस्टेंस में लाया गया, ताकि अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, तो एनसीसी के स्टूडेंट्स को एग्जिस्टेंस में लाया जा सके। एकदम से हमें किसी भी तैयारी को करने के लिए हड़बड़ाहट ना हो, या फिर ऐसा ना हो कि हमारे पास लोग ही नहीं हैं प्रोवाइड कराने के लिए आर्मी में। तो इसलिए इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। इसके लिए कमेटी बनाई गई जो कि HN कुंजरू जिन्हें रिकमेंड की। ठीक है, और इसे एग्जिस्टेंस में लेके आए और इस्टेब्लिश की गई है स्कूल्स और कॉलेजेस में नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो स्पेशली इसे जो एग्जिस्टेंस में लाने की जो डेट है, एग्जैक्ट डेट है, वो 16 अप्रैल 1948 है। ओके, जो इसके फाउंडर्स हैं वो यूनाइटेड किंगडम से हैं। फर्स्टली ये यूनाइटेड किंगडम में इस तरीके की एक पहल की गई थी। उसके बाद ये बाकी जगहों पे लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी कि हाँ, इस तरीके का कुछ होना चाहिए। तो इस तरीके से एनसीसी जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नर जनरल
ऑन जुलाई 15 जुलाई 1948, जिसे फिर बाद में नाम दे दिया गया कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स। उसके बाद जब 15 जुलाई 1948 में इंडिया में इस चीज़ को एक एग्जिस्टेंस मिला, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ हमारे पास आर्मी विंग हुआ करती थी, हमारे पास एग्जिस्टेंस में सिर्फ आर्मी विंग थी। धीरे धीरे करके 1950 में एयर विंग ऐड हुआ और 1952 में नेवल विंग ऐड हुआ। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और एक बात मैं आपको ये और बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स बी एग्ज़ाम या फिर सी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये जो हिस्ट्री वाला पार्ट है ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बी और सी एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली 3-4 क्वेश्चंस इसमें से पूछ लिए जाते हैं हिस्ट्री में से। सो एनसीसी का बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप एक तो आप अगर अपने नेशंस की नेशनैलिटी की फीलिंग है या फिर आपको एनसीसी ज्वाइन करना है, आर्मी ज्वाइन करनी है, तो ये आपको एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली फील्ड है। ठीक है, जनरली मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने इसकी पहल की थी 16 अप्रैल 1948 में। और इसके जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं वो तरुण कुमार हैं। तरुण कुमार सर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बी और सी सर्टिफिकेट से के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम इस चीज़ को एग्जिस्टेंस में कब लाए थे। हमने जो एग्जिस्टेंस में इंडिया में आई वो जुलाई 16 1948 में आई। उस टाइम पे हमारे पास पहले तो हमारे पास सिर्फ आर्मी विंग थी, देन फिर हमने इंडियन नेवी और एयरफोर्स विंग को भी इसमें ऐड किया। ठीक है, जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यू दिल्ली में है। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मोस्टली बहुत जगह पे पूछ लिया जाता है कि मोटो क्या है एनसीसी का। तो एनसीसी का जो मोटो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। ठीक है, ये एनसीसी का मेन मोटिव है। ठीक है, जो साइज़ है वो जनरली 13 लाख टू 15 लाख है, जो कि इतने जो स्टूडेंट्स हैं वो वे मतलब एट स्कूल लेवल और एट यूनिवर्सिटी लेवल दोनों को मिला के है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार के ऊपर है कि वो एनसीसी में किस पोस्ट पे हैं और उनसे मिलती जुलती ये कुछ उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं। तो जो लेफ्टिनेंट तरुण कुमार हैं वो कमीशन थे 16 बटालियन में ऑफ द मद्रास रेजिमेंट में 1986 में ये कमीशनड हुए थे। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंडर में इन्होंने काम किया हुआ है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में देहरादून। ठीक है, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है और एमफिल की डिग्री ली है इन डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ फ्रॉम दी मद्रास यूनिवर्सिटी। इंस्ट्रक्टर हैं वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। ही इज़ ऑल्सो अ ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ ऑफ स्टीम्ड इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ब्रिगेडियर की पोस्ट पर हैं। लेफ्टिनेंट तरुण कुमार जो हैं वो 33 डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑन 1 जनवरी 2021 में उन्होंने इसकी कमान संभाली थी नेशनल कैडेट कॉर्प्स की। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि एनसीसी का एम क्या है, एनसीसी को एग्जिस्टेंस में क्यों लाया गया है। ठीक है, डेवलपिंग करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टर एक जो एनसीसी कैडेट का करेक्टर है, लाइक आप देखते होंगे आर्मी में लोग होते हैं उनका एक अलग ही पर्सनालिटी होती है। तो उस तरीके की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना एक स्टूडेंट के अंदर या फिर एक स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट के अंदर, ये एनसीसी का मेन मोटिव है, क्योंकि हमें उन लोगों को उसी तरीके से तैयार करना है। आगे आने वाली जनरेशन को हमें उसी तरीके से तैयार करना है क्योंकि उनका मेन मोटिव है कि एनसीसी में जाना। ठीक है, अ सिक्योर आउटलुक, द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस। उनके अंदर एक ऐसी स्पिरिट जगाना है कि सेल्फलेस सर्विस देनी है आपको, उनके अंदर ये देशभक्ति की भावना जगाना इसका एक एम का पार्ट है। नेक्स्ट जो है वो हमारे अंदर बिल्ड करना है, लीडरशिप क्वालिटीज़ को हमारे अंदर बिल्ड करना है और नेशंस के लिए हमारा एक जो अपनापन है वो क्रिएट करना इसका मेन मोटिव है। इट इज़ ऑल्सो मोटिवेट्स द यूथ इंडियन एस्पिरेंट्स टू ज्वाइन आर्म फोर्सेज। आर्म्ड फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए वो इनमें एक आप कह सकते हो कि एक उत्साह पैदा करता है कि हमें एनसीसी के थ्रू आर्मी में जाना है। मोस्टली हर बच्चा तो नहीं चाहेगा कि वो आर्मी में जाए, हर बच्चा तो नहीं चाहेगा कि वो सिंगर बने, डांसर बने। जिसको इस फील्ड में इंटरेस्ट होगा वो ही बच्चा उसमें एडमिशन लेगा। तो एक तरीके से मोटिवेशन तो उसके अंदर पहले से ही है, बस उस मोटिवेशन को और पावरफुल करने के लिए एनसीसी जो है वो हेल्प करती है। ऑल्सो हैव अ मोटिव टू मेंटेन कॉन्फिडेंस, और लीडरशिप को मेंटेन करके रखना इसका एक मोटिव है। यहाँ पे बात आ जाती है कि ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या आता है। ठीक है, ये बी और सी सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी हो सकता है, बी और सी एग्जाम्स में भी आपका ये पूछा जा सकता है। तो जनरली देखा जाए कि डायरेक्टरेट्स होती हैं, डिवीजन रेजिमेंट्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, बटालियंस होती हैं और कंपनीज होती हैं।
तो जनरली हमारे पास 17 डायरेक्टरेट्स हैं, ठीक है। डिवीजन्स हमारे पास हैं, 3 स्पेसिफाइड कॉर्प्स हैं लोकेटेड इन मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, ठीक है। अब ग्रुप्स की बात करते हैं कि डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द स्टेट। अगर स्टेट का जो साइज़ है वो बड़ा है तो ग्रुप्स ज़्यादा होंगे, अगर साइज़ छोटा है तो ग्रुप्स छोटे होंगे। डायरेक्टरेट्स हैव 14 ग्रुप्स, ठीक है। मिनिमम जो है 14 ग्रुप्स होने चाहिए एक डायरेक्टरेट्स में। फिर आती है बात बटालियंस की। बटालियंस क्या होते हैं? ईच एनसीसी ग्रुप क्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स कंट्रोल 5 to 7 यूनिट्स। हर बटालियन में 5 से 7 यूनिट्स होंगी। यूनिट्स का मतलब होता है एक टुकड़ी, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो कि यूनिट्स एक टुकड़ी है, लाइक 200 स्टूडेंट्स की टुकड़ी, उनको ही हमने बटालियन बोला है, जो कि 5 से 7 यूनिट मिलकर एक बटालियन बनाती है। और हर बटालियन को एक एनसीसी का जो कमांडर है, कमांडर आप कह सकते हो, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि एसोसिएट ऑफिसर जो है, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, जिसे आप जनरली एएनओ कहते हो, ठीक है, वो उस कंपनी को संभालता है, ठीक है। कंपनी में क्या होता है कि ईच कंपनी कंसिस्ट ऑफ अ ईच बटालियन कंसिस्ट ऑफ अ कंपनी। हर बटालियन जो है वो एक कंपनी की तरह होती है, और उसको संभालने वाला एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर होता है, जिसे हम जनरली एएनओ कहते हैं, ठीक है। 17 डायरेक्टरेट्स आर डिवाइडेड इन टोटल ऑफ 814 यूनिट्स डिवाइडेड इन 3 सर्विसेज। तो जो 17 डायरेक्टरेट्स हैं उसमें 814 यूनिट्स हैं, जो कि 3 सर्विसेज में डिवाइड की गई हैं, ठीक है। जो 684 हैं वो आर्मी की हैं, 69 नेवल की हैं, और 61 एयर विंग की यूनिट्स हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बटा हुआ है। जैसे कि डायरेक्टरेट जनरल, ठीक है, उसके अंदर में आती हैं डायरेक्टरेट्स, उसके भी अंदर में आते हैं ग्रुप्स और देन यूनिट्स। अब यूनिट्स में 2 तरीके की यूनिट्स होती हैं, सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन। सीनियर डिवीजन वो होता है जो कॉलेज लेवल पे होता है। जूनियर डिवीजन वो होते हैं जो स्कूल लेवल पे होते हैं। अब स्कूल लेवल्स पे जो डिवीजन्स होते हैं उन्हें हम जेडी जेडब्ल्यू कहते हैं, और सीनियर डिवीजन्स पे जो ग्रुप्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें हम एसडी एसडब्ल्यू कहते हैं, ठीक है। दोनों में ही सीनियर डिवीजन हो या जूनियर डिवीजन हो, तीनों विंग्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। आर्मी, नेवी और एयर, वह जो कॉलेज लेवल पे होता है। जूनियर डिवीजन्स वो होते हैं जो स्कूल लेवल्स पे होते हैं। अब स्कूल लेवल्स पे जो डिवीजन्स होते हैं उन्हें हम जेडी जेडब्ल्यू कहते हैं, और सीनियर डिवीजन्स पे जो ग्रुप्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें हम एसडी एसडब्ल्यू कहते हैं, ठीक है। दोनों में ही सीनियर डिवीजन हो या जूनियर डिवीजन हो, तीनों विंग्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। आर्मी, नेवी और एयर विंग। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म्स की, कि यूनिफॉर्म्स में हमें क्या क्या मिलता है, यूनिफॉर्म्स में क्या क्या होता है। तो जनरली तीनों विंग्स की जो यूनिफॉर्म्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। मैं आपको मोस्टली वही चीज़ें बताऊंगी जो तीनों में सेम होती हैं, तीनों विंग्स में सेम होती हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट होती हैं। यूनिफॉर्म्स मतलब उस यूनिफॉर्म को पहनने के तरीके अलग अलग होते हैं। बाकी यूनिफॉर्म्स में जो मेनली जो चीज़ें आपको दी जाती हैं, सेरेमोनियल्स जो आपको दिए जाते हैं, वो सेम होते हैं। तो अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगी। जैसे आप ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर देखें तो हमें एक रेड कलर का एक हैकल दिया जाता है। हैकल वो होता है जो पंख की तरह होता है, ठीक है। उसके ऊपर एक बैज लगा होता है, उसे हम कहते हैं कैप बैज। और ये आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये कैप है, ठीक है, इसे हम कहते हैं बैरे, ठीक है। उसके बाद हमें शर्ट और पैंट, जो कि आप देख रहे हैं कि वो मोस्टली सबके सेम होता है, बस कलर का डिफरेंस है। जो कि आर्मी विंग में देखेंगे तो आप खाकी कलर की होती है, और नेवी में वाइट कलर की ड्रेस होती है, और एयर विंग में लाइट ब्लू कलर की होती है, और कहीं कहीं पे डार्क कलर की भी यूनिफॉर्म होती है। साथ में आपको एक बेल्ट दी जाती है, डीएमएस दिया जाते हैं, डीएमएस को शूज़ भी कहते हैं। उसके साथ में आपको एक एंकलेट दिया जाता है। एंकलेट, दिस इज़ अ वाइट पोर्शन जो कि शूज़ के ऊपर है। ये आपको कभी कभी पहनने होते हैं, लाइक आपके कोई ड्रिल है तब आपको पहनने होते हैं, ठीक है। बाकी आपको आपकी नेम प्लेट होती है, और वही जो सब बेसिक चीज़ें होती हैं। और इसी तरीके से नेवी में भी होता है, सारी सेरेमोनियल सेम होते हैं, हर चीज़ सेम होती है। बाकी ड्रेस को पहनने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसी तरीके से एयरफोर्स विंग में भी सब कुछ सेम चीज़ें होती हैं, बस कुछ कुछ चीज़ों का डिफरेंस होता है, ठीक है। सो अब मैं बताने वाली हूँ आपको कि ट्रेनिंग कैसी होती है। एनसीसी की जो ट्रेनिंग होती है वो क्या क्या होता है ट्रेनिंग में, और कौन सी ट्रेनिंग किस ड्यूरेशन में किन को कराई जाती है। लाइक एसडी और एसडब्ल्यू की ट्रेनिंग्स में क्या फ़र्क होता है। तो जो एसडी एसडब्ल्यू की ट्रेनिंग होती है वो 3 ईयर्स की होती है, विद 1 ईयर ऑफ परमिसिबल एक्सटेंशन। परमिसिबल एक्सटेंशन का क्या मतलब है कि आप जब कॉलेज लेवल पे होंगे, मींस ग्रेजुएशन लेवल पे होंगे, तो 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होती है। अगर आप उस पीरियड में अपना बी और सी सर्टिफिकेट नहीं ले पाते हैं, इसका मतलब ये कि अगर आप बी और सी सर्टिफिकेट अपना क्लियर नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम, तो आपको 1 साल का मीन्स एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, या आपको 1 साल का और टाइम दिया जाएगा कि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें,
जबकि जेडब्ल्यू में ऐसा नहीं होता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता है। लेकिन बी और सी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स माने जाते हैं, तो इसके लिए आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है। जेडब्ल्यू में क्या होता है कि आपको 2 साल का टाइम होता है, और दोनों ही कैंप्स में, दोनों ही ट्रेनिंग में, चाहे वो एसडीएसडब्ल्यू की ट्रेनिंग हो या जेडब्ल्यू की ट्रेनिंग हो, आपको हर साल एक कैंप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसे हम कहते हैं एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो कि 9 से 10 दिन का होता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 15 डेज़ का होता है। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज कैंप्स अ सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड। आपको आपकी जो यूनिट होती है, जहाँ पर आपको हर वीक जाके अपॉइंट कर अपना बताना होता है, जहाँ पे आपको आपका एनओ चीज़ों को समझाता है, सिखाता है, तो वहाँ पर आपको, वहाँ से ही आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और कौन कौन से कैंप्स कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर जो विंग है उसमें अलग अलग चीज़ें कराई जाती हैं, लाइक अलग अलग कैंप में अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। कुछ कैंप्स होते हैं जिसमें सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेम होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि रिपब्लिक डे कैंप आरडीसी, ये वो आर्मी विंग के लिए ये सबसे मेन कैंप होता है। नॉट ओनली आर्मी विंग, तीनों विंग्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंप होता है। इसमें आपको मौका मिलता है कि आप जाके राजपथ पे परेड कर सकते हैं। आपको मतलब कैडेट्स को भी ये मौका मिलता है कि वो राजपथ पे जाके बाकी के जैसे नॉर्मल आर्मी वगैरह जाके परेड करते हैं, आप भी वहाँ जाके परेड कर सकते हो। दूसरा है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप एनआईसी, एडवांस लीडरशिप कैंप, आर्मी अटैच्ड कैंप, हाइकिंग एंड ट्रैकिंग। हाइकिंग और ट्रैकिंग ये ऐसा है कि मतलब आप हर विंग में करते हो, आर्मी में भी करते हो, नेवी में भी करते हो, और एयरफोर्स विंग में भी करते हो। ठीक है, ठीक है। थल सैनिक कैंप, ठीक है। वायु सैनिक कैंप, वायु सैनिक कैंप ऐसा कैंप है जो आप एयर विंग में ही कर सकते हो ओनली। ठीक है। नौसैनिक कैंप एनएससी, एनएससी सिर्फ आप नेवी विंग में कर सकते हो, आप आर्मी विंग में नौसैनिक कैंप नहीं लगा सकते। रॉक क्लाइंबिंग कैंप, ये कुछ डिफ़िकल्ट एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं जो कि एडिशन में होती हैं। अब जैसे कि नेशनल नेवल विंग में स्पेशलिटी है कि आपको सीमैनशिप सिखाई जाएगी, नेविगेशन सिखाया जाएगा कि अगर 2 शिप्स हैं तो वो दोनों शिप्स अपनी डायरेक्शंस को कैसे देखेंगी, कहीं जाके टकरा तो नहीं जाएंगी, क्या हो जाएगा, मतलब वो उनको डायरेक्शन कैसे देखनी होती है। आप इतना बड़ा समुद्र है, आप उसमें अपनी डायरेक्शन कैसे ढूंढोगे, अपनी आपको कहाँ से कहाँ जाना है तो आप कैसे पता करोगे। स्पेशली स्विमिंग सिखाई जाती है नेवल विंग में, तो ये कुछ स्पेशलिटी होती है जो कि हर विंग में अपनी अलग अलग होती है। जैसे कि आपको एयर विंग में जो एक्टिविटीज़ हैं वो कराई जाएगी, ग्लाइडिंग कराई जाएगी, माइक्रोलाइट फ्लाइंग कराई जाएगी। तो इस तरीके की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो कि हर विंग में अपनी विंग के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। देन मैं आपको बता रही हूँ कि सर्टिफिकेट्स और एग्जामिनेशंस का क्या रोल है, कि आपको ए सर्टिफिकेट आपको कब दिया जाता है। ए सर्टिफिकेट आपको तब दिया जाता है जब आप जेडब्ल्यू में होते हैं। जेडब्ल्यू में मतलब आप स्कूल लेवल पे होते हैं, जब आप 8th 9th क्लास में होते हैं, आप 2 साल का ड्यूरेशन होता है। ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड 1 एनुअल ट्रेनिंग कैंप। आपको 1 साल में, 2 साल का है, आपको 1 साल में 1 एनुअल ट्रेनिंग कैंप करना कंपलसरी है। ठीक है। सर्टिफिकेट जो बी सर्टिफिकेट है वो एसडीएसडब्ल्यू के लिए होता है, जो कि कॉलेज स्टूडेंट होते हैं। 3 साल का कैंप होता है। फर्स्ट ईयर में तो आपको कुछ नहीं कराया जाता है, ऐसा नॉर्मल होता है। बाकी जो सेकंड और थर्ड ईयर में है, उस ईयर में आपको कैंप्स कराए जाते हैं, एनुअल ट्रेनिंग कैंप। ठीक है। जनरली ये कैंप जो होता है 8 to 9 डेज़ का होता है, या 10 डेज़ का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डेज़ का। 75% जो है आपकी अटेंडेंस होना कंपलसरी है। ठीक है। जो बी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट में अगर आप कोई जॉब लेना चाहते हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब या ऐसी कोई जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको कंपलसरीली आपको आपका जो बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट है उसमें आपका ए ग्रेड या बी ग्रेड आना ज़रूरी है। अगर आपका सी ग्रेड आता है तो आपका वो फिर एप्लीकेबल नहीं होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपका सी ग्रेड आता है तो मतलब सी ग्रेड की आप समझ रहे हो कि कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है कि हाँ। जो सी सर्टिफिकेट होता है वो हाईएस्ट लेवल सर्टिफिकेट होता है, मतलब सी सर्टिफिकेट जो है वो हाईएस्ट, उसके मार्क्स जो है वो सबसे ज़्यादा काउंट होते हैं। और अगर सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड है तो फिर सोने पे सुहागा। कैंडिडेट मस्ट हैव टू कंप्लीट 2 ईयर एनुअल ट्रेनिंग कैंप। सी सर्टिफिकेट के लिए आपको 2 साल का एनुअल ट्रेनिंग कैंप कंप्लीट करना होता है। जैसे कि बी सर्टिफिकेट में अगर आपको बी सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको 1 साल की वहाँ आपकी ट्रेनिंग हो गई, और अगर आपको सी सर्टिफिकेट चाहिए वो भी साथ में ही होगा, आपकी ग्रेजुएशन में ही होगा। जैसे कि बी और सी सर्टिफिकेट के लिए 2 कैंप, तो ये हो गया आपका 3 साल का। ठीक है। अब इसमें आपको एक्स्ट्रा कैंप्स भी लगाने को मिल सकते हैं एनुअल ट्रेनिंग कैंप के अलावा। अगर आप कोई कैंप लगाना चाहते हैं, जैसे आरडी कैंप, ठीक है, आरडीसी जो मैंने अभी बताया, रिपब्लिक डे कैंप दिल्ली में होता है, जो सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप है, वो पैरा ट्रेनिंग कैंप लगा सकते हैं, अटैचमेंट ट्रेनिंग विद सर्विस यूनिट्स, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेटेड कैंप लगा सकते हैं, एनआईसी। ये सब एक एक्स्ट्रा में है। लेकिन इसके अलावा भी जो कंपलसरी कैंप है वो एनुअल ट्रेनिंग कैंप है। ठीक है। अब ग्रेडिंग इन सर्टिफिकेट्स में अगर आपको ए ग्रेड लेना, ए ग्रेड है आपका, मतलब अगर आप ए ग्रेड की क्या वैल्यू है, अगर आप
80% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलता है, ठीक है। अगर आप 80% से ज़्यादा नंबर लेके आते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलता है। बी ग्रेड आपको 65% या फिर 65% से ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं तो आपको बी ग्रेड मिलता है। या 80 और 65% से 80% के बीच में आप मार्क्स लाते हैं तो आपको बी ग्रेड मिलता है। सी ग्रेड आपको कब मिलता है? जब आप 50% मार्क्स लाए हैं या 50% से 65% और 50% के बीच में आपका रेशो है, ठीक है, तो आपको मिलेगा सी सर्टिफिकेट में आपको सी ग्रेड मिलेगा अगर आपके 50% से ऊपर मार्क्स हैं। तो अगर आपके 50% से भी नीचे मार्क्स हैं या फिर लेस देन 45%, कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 45% इन एनी पेपर, अगर आपको किसी भी एक पेपर में, मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका एक पेपर होगा, सी सर्टिफिकेट में और बी सर्टिफिकेट में आपके लेवल्स होते हैं, 3-4 आपको पेपर देने होते हैं। अगर आपके हर पेपर में 45% से कम मार्क्स आए, अगर आपके एक सिंगल पेपर में भी 45% से कम मार्क्स आए तो आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपको दोबारा पेपर देना होगा। तो जनरली आप ये कोशिश करें कि आप 50% से ऊपर के ही मार्क्स लाएं, वो भी हर पेपर में। अगर आपके एक पेपर में भी 45% मार्क्स आ गए तो आपको दोबारा पेपर देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपको फेल डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एनसीसी सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो पहला बेनिफिट तो ये है कि आप बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको 10 to 15 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, चाहे आप आर्मी में अप्लाई करें, नेवी में अप्लाई करें या एयरफोर्स में अप्लाई करें। और सबसे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपको बिना कोई रिटन एग्ज़ाम, जैसे कि एनसीसी की तरफ से कुछ स्पेशल एंट्रीज़ भी निकाली जाती हैं जिसमें आप जिसके थ्रू अगर आप एनसीसी से अप्लाई करते हैं तो आपको रिटन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रियायत मिल जाती है, आप ये कह सकते हो कि अगर आपका ए ग्रेड है आपके सी सर्टिफिकेट में, ये जो रियायत मिलेगी ये सी सर्टिफिकेट वालों को ही मिलेगी, सी या बी सर्टिफिकेट वालों को, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जिन लोगों ने एनसीसी की थी। आप ए ग्रेड वाले जो जेडीजेडब्ल्यू वाले हैं, जो जेडीजेडब्ल्यू वाले हैं उनको ये रियायत नहीं मिल सकती, जिन्होंने स्कूल लेवल पे किया है उन ये रियायत जो मिलेगी वो कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनके पास बी या सी सर्टिफिकेट है विद ए ग्रेड। तो ये जो रिटर्न ना देने की रियायत जो दी गई है वो बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट वालों के लिए दी गई है। डिफरेंट जो आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो उसके अंदर एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिए जाते हैं अगर आप एनसीसी करते हो तो। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, किस किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि आप बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में, सीआईएसएफ में, इन जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हो अपना एनसीसी सर्टिफिकेट विद ए ग्रेड विद बी ग्रेड। आपके पास सी ग्रेड है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। जनरली थोड़ा बहुत बोल दिया जाता है कि हाँ सी सर्टिफिकेट, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि सी सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं मानी जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और जितना हो सके आप ए ग्रेड या बी ग्रेड लाने की ही कोशिश करें, ठीक है। आपको ना ही नॉट फॉर द जनरली जो आपके जो हायर लेवल पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो अगर आप हायर एजुकेशन भी लेने जाते हो तो आपका एनसीसी सर्टिफिकेट बहुत काम आता है, ठीक है। कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स मिल जाते हैं जिससे आप 1-2 नंबर से अगर आपका रह रहा है तो वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर जिन लोगों ने ए ग्रेड और बी ग्रेड से पास किया और अगर वो आर्मी में ही जाना चाहते हैं, उनका मोटिव यही है कि वो आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आपको आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आपको मतलब रिटर्न नहीं देना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टार्टिंग में ही बात कही थी कि आप किस विंग में एडमिशन लें कि आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, तो उस क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो कैडेट्स में ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम एयर विंग में लें, नेवी में लें या फिर किस विंग में एडमिशन लें। तो उस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देना चाहती हूँ कि जो कैडेट्स एयर विंग या नेवल विंग में एडमिशन लेते हैं वो एयरफोर्स और नेवी के साथ साथ आर्मी में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कैडेट्स एनसीसी आर्मी विंग से लेते हैं वो नेवी में और एयरफोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप एनसीसी आर्मी से करते हैं तो आप नेवी में निकलने वाली या नेवल विंग में निकलने वाली वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, एनसीसी के थ्रू नहीं कर सकते। वैसे आप कर सकते हो, अगर आप विदाउट एनसीसी करना के थ्रू नहीं करना चाहते, वैसे करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एनसीसी के थ्रू जो है अपना जॉब ले लूँ या फिर सिलेक्शन करवा लूँ तो वो आप नहीं कर सकते। एनसीसी के थ्रू अगर आपने एनसीसी आर्मी से किया और आप एनसीसी के थ्रू ही जाना चाहते हो तो आप सिर्फ आर्मी में जा सकते हो। अगर आप एनसीसी नेवी से करते हो, नेवल विंग से करते हो, तो आप एनसीसी मतलब अगर आप एनसीसी नेवी से करते हो तो आप नेवल विंग में भी अप्लाई कर सकते हो,
आर्मी विंग में भी अप्लाई कर सकते हो और एयरफोर्स विंग में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एयर विंग से करते हो तो भी आप नेवल विंग में, आर्मी विंग में और एयरफोर्स विंग, तीनों विंग में अप्लाई कर सकते हो। तो यही था कि मतलब आप जब भी वैसे अगर जिसको एनसीसी आर्मी लेनी है, आर्मी में वैसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है बेसिकली, क्योंकि उसका मोटिव यही है कि पर्सन्स को आर्मी के लिए तैयार करना। तो यही था मेरा जो मेन मोटिव है, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिला था। तो मुझे लगा कि और भी लोगों को इस तरीके की कन्फ्यूजन होती होगी और मे बी वो इस वजह से अप्लाई नहीं कर पाते होंगे। तो मेरा मोटिव यही था इस बात को बताने का कि अगर आप एनसीसी आर्मी से करते हो तो आप नेवी और एयरफोर्स के में नहीं अप्लाई कर सकते एनसीसी के थ्रू, वैसे आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एयर विंग और नेवल विंग से एनसीसी करते हो तो आप तीनों फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। दैट वाज द मेन पॉइंट विच आई वांट टू डिक्लेयर। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए जो भी एनसीसी में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं। तो थैंक यू।